हेलो एवरीवन। बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर ग्रेविटेशन, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। ग्रेविटेशन स्टडी करने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, उसका इंट्रोडक्शन क्या था। तो देखो, ग्रेविटेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर इसका मतलब जो शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, तो इनिशियली स्टेट में ये माना जाता था, यानी ये कॉन्सेप्ट था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको देखें, इंट्रो, दिस इज अ इंट्रो। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या चीज़ देखना है कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो कॉन्सेप्ट था जियोसेंट्रिक मॉडल। जो मॉडल डिस्क्राइब हुआ था इनिशियल स्टेट में वो क्या था? जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, स्टार्स हैं, वो सब के सब जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होते थे, यानी कि ऑल प्लैनेट्स एंड द स्टार्स आर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, बट आगे चल कर के ये कॉन्सेप्ट, ये मॉडल जो है वो फेल हो गया, यानी कि इसके बाद से, यानी कि हमारे ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्टा, नाम सुना होगा, ठीक है, तो आर्यभट्टा ने आगे चल कर के ये चीज़ बताया कि नहीं, जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड नहीं रिवॉल्व करते हैं, बल्कि जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि सन के चारों तरफ ये रिवॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया वो हेलिसेंट्रिक मॉडल। हेलिसेंट्रिक मॉडल यानी कि फर्स्ट जियोसेंट्रिक अगर मॉडल की बात करेंगे तो जियोसेंट्रिक मॉडल में हमें क्या चीज़ मिला कि ऑल प्लैनेट्स एंड स्टार्स रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। नाम से क्लियर है। और हेलिसेंट्रिक में क्या था? ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गया कि जियोसेंट्रिक मॉडल क्या था, हेलिसेंट्रिक मॉडल क्या था। ये जो मॉडल था हेलिसेंट्रिक मॉडल, इसके बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया था? आर्यभट्टा, बाय आर्यभट्ट। ठीक है, तो जो अब इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट थे, कैसे साइंटिस्ट थे? इंडियन, ही इज अ इंडियन। ठीक है, तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि जो हेलिसेंट्रिक मॉडल के बारे में उन्होंने बताया था। इसके बाद से आगे चल कर के फर्दर जो है ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई कि जो भी मतलब प्लैनेट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। हर एक चीज़ें मतलब प्लैनेटरी मोशंस के बारे में डिस्कस किया गया। आगे चल कर के फिर उनको जो है केपलर्स के गुरु थे, उन्होंने जो है ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस तो किया था, लेकिन उसके बाद से जो केपलर साहब ने थे, यानी कि जो केपलर थे, उन्होंने जो है इसके बारे में लॉज अपने दिए, यानी कि जिसको हम केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हम कहते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कहते हैं, यानी कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, कैसे मोशन करते हैं, उनके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था केपलर साहब ने दिया था। ठीक है, फिलहाल अगर अभी हम देखें इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में जो आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये पार्ट जो है आपका डिलीटेड है, यानी कि सीरियसली इस चीज़ को डिलीट कर रखा है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में चाहिए ही चाहिए, यानी कि आपको नॉलेज रखनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम देखें जब ये सारे मॉडल्स इंट्रोड्यूस हुए तो ये चीज़ जब फाइनल निकल कर के आया कि जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सवाल सन के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं, तो सवाल ये उठता है
कि आखिर वो क्यों रिवॉल्व करते हैं, उनके रिवॉल्यूशन का क्या कारण है, क्यों वो मूव करते हैं, क्या उनके पास कोई एनर्जी दी जा रही है या उनके पास कोई अलग से सपोर्ट मिल रहा है, कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जिसकी वजह से वो मूव कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब डिस्कशन शुरू हुआ तो आगे चल कर के बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। फिर उसी तरह से न्यूटन साहब थे एप्पल के नीचे, एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। फिर उसके बाद से उन्होंने देखा कि भाई एक एप्पल है वो नीचे गिरा, ठीक है। अब वो एप्पल जब नीचे गिरा तो उसके बाद से उनके मन में ये सवाल आया कि वो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, इधर उधर साइड में क्यों नहीं चला गया, ठीक है। वो नीचे ही क्यों आया, तो बाद में बहुत सारे रिसर्च करने के बाद से उनको ये चीज़ समझ में आई कि जो एप्पल था उसके नीचे गिरने का कारण था कि उस पर एक फोर्स काम कर रहा था जिसको बाद में नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। यानी कि ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, इस वजह से वो चीज़ नीचे आ रही है। ऊपर की तरफ चूंकि फोर्स नहीं लग रहा है कोई, इस वजह से वो ऊपर नहीं गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है कि कोई भी दो मैसिव बॉडी हैं, यानी कि दो बॉडी हैं जिनके पास क्या है, मास हैं, तो वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। वो फोर्स जो है अट्रैक्शन हो, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। यानी कि कोई भी दो बॉडीज़, मैसिव बॉडीज़ ले लिया, अगर मान लो एक बॉडी ये है जिसका मास m1, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2, इनके बीच में कुछ सेपरेशन है, कुछ डिस्टेंस है, मान लिया r। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, कोई भी दो बॉडी हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, तो वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ये कांस्टेंट हमें, मतलब यहाँ पे जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं। चूँकि ये क्या है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडीज़ के बीच में एक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ याद रखना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एनी टू मैसिव बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद से जो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इन्होंने क्या बताया कि दो मैसिव बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो भी फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी उनके बीच के जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस वजह से इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ इसको कहते हैं। ये जो फोर्स है वो क्या है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल का मतलब कि जो यहाँ पे हम जो डिस्टेंस लेते हैं इनके बीच का वो क्या होता है, सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो इस वजह से हम इसको सेंट्रल फोर्स, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वो उस लाइन के अलॉन्ग काम करता है जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, यानी कि हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो ये क्या होता है, दोनों बॉडीज़ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम करते हैं, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट्स। ठीक है, दोनों बॉडीज़ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करते हैं, मतलब कि जितना फोर्स M1 M2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स M2 M1 पर लगाएगा, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल आता है, यानी कि यहाँ पे G की क्या रिलेशन, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, इसकी डायमेंशंस क्या हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। भाई जाहिर सी बात है, फोर्स है तो फोर्स की अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे तो फोर्स की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट इज अ डाइम। ये चीज़ आपको पहले से मालूम है। नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की, ग्रेविटेशन दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसिव बॉडीज। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी दो बॉडीज़ हैं, मैसिव बॉडीज़ हैं, पूरे इन्वर्स में कहीं पर भी अगर आप लेकर के चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही करेगा। मतलब कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटेशन है, ये उन बॉडीज़ के बीच में हमेशा काम करेगा। मतलब कि उसके प्लेस, पोजीशन एंड कह सकते हो कि जो सिचुएशंस हैं, मीडियम है, उन सारी चीज़ें पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टर्म आता है आपका ग्रेविटी। ग्रेविटी, तो ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर मैसिव ऑब्जेक्ट। ये बार बार मैं मैसिव ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा मास होना चाहिए, मतलब जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, मतलब कि डिटेक्टेबल मास होना चाहिए। यानी कि कह सकते हो कि बहुत पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। पॉइंट साइज का मतलब कि बिल्कुल उसका साइज इतना छोटा है कि उसका मास अगर निग्लेजिबल है तो फिर हम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम जो है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को जज नहीं कर पाएंगे, एहसास उसका नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार मैसिव ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। यानी कि अगर जैसे दो बॉडी हमने लिया था, एक बॉडी अगर हमने अर्थ को कंसीडर कर लिया तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ये काम करेगा। मतलब कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उनके बीच में, ठीक है, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उसको हम तब ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब दोनों बॉडीज़ के बीच में जो मास डिफरेंस है वो बहुत ही लार्ज हो। यानी कि दोनों बॉडीज़ के बीच में अगर मास का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो हम उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। जैसे एक एप्पल है और उसको हमने, या सपोज करो एक मार्कर है, इस मार्कर को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है, सिंपली इसको ऐसे छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो अर्थ है, नीचे कौन है, अर्थ है, तो अर्थ एक इतनी बड़ी मैसिव बॉडी है, उसकी कंपैरिजन में इसका मास क्या बहुत छोटा है, क्योंकि फोर्स तो अर्थ भी इस पर लगा रही है और ये भी अर्थ पर लगा रहा है। तो होना क्या चाहिए, अर्थ भी तो इसकी तरफ मूव करके आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसा फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से उसका एक्सीलरेशन जो होता है वो इसकी तरफ बहुत ही कम हो जाता है, निग्लेजिबल हो जाता है।
ठीक है, बट इसका मास कम है, इसलिए इस पर जो फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स तो दोनों केस में सेम ही है, लेकिन इसका मास कम होने की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ज़्यादा है अर्थ की तरफ। तो इस वजह से ये बॉडी जो है अर्थ की तरफ मूव कर रही है, ना कि अर्थ इस बॉडी की तरफ मूव करती है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर होगी कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ये 3 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने अभी कहा कि जी के बारे में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G is a universal gravitational constant. Universal gravitational constant. That is G. What is universal gravitational constant? तो universal gravitational constant क्या होता है? इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जी की वैल्यू जो है हर जगह पूरे यूनिवर्स में क्या होती है, सेम होती है। इसके बारे में अगर हम जी की वैल्यू की बात करें तो जी इज इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। अब देखो इसका यूनिट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी इज इक्वल टू क्या जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो क्या जाएगा, न्यूटन, यहाँ पे f का क्या जाएगा, न्यूटन, r का मीटर स्क्वायर, और ये पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो g की वैल्यू ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन मीटर्स। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें, ये कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है। कौन सी यूनिट, SI यूनिट। ठीक है, CGS यूनिट अगर लिखनी है तो यहाँ पे न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डाइन में। तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है आपको पता ही है, 10⁵ डाइन। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी चीज़ें आएंगी कैलकुलेट करके यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन आपको अच्छे से मालूम होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक है, कि डायमेंशन की क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें एक पार्ट हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी हमने सीखा था, तो उसकी हेल्प से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। CGS में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट सवाल हमारा यह था कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन, जी की डायमेंशन क्या होगी? तो जी की डायमेंशन देखो बेटा, जी की डायमेंशन ये होगी, इसकी डायमेंशन अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले ये इसकी डायमेंशन अगर हम निकालना है तो इसकी डायमेंशन की इक्वल होगी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML_T-2। इसकी डायमेंशन क्या होती है, L2 अपॉन इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, M² या M2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, M-1 L3 T-2। तो दिस इज अ डायमेंशनल फार्मूला फॉर जी। डायमेंशन की बात करेंगे तो -1, 3, -2 ये इसके डायमेंशंस हैं। मतलब कि मास जो है इसका क्या होगा, -1 मास में इसका डायमेंशन, -1 लेंथ में, 3 एंड टाइम में -2। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला इसका ये हो गया। ठीक, अब अगर इसी को हम वेक्टर के फॉर्म में देखना चाहें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अगर हम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको वेक्टर्स के फॉर्म में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो देखो कैसे होगा, कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन।
नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं किसका, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे देख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक बॉडी m1 है, दूसरी बॉडी ये m2 है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब ये 1 पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर की तरफ लग रहा होगा, भाई देखो 2 क्या कर रहा होगा, इसको इधर की तरफ खींच रहा होगा, मतलब कि ये इस जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर हम ले लेंगे तो इसका जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो फोर्स काम कर रहा है वो किस लाइन के अलोंग काम कर रहा है, 2 to 1 की तरफ काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे यानी कि r21 वेक्टर, यूनिट वेक्टर का इसके अलोंग लेंगे तो क्या जाएगा, r21 वेक्टर, या जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो इस डायरेक्शन के अलोंग, या जो भी पोजीशन लेंगे, डिस्टेंस लेंगे इनके बीच में वो इस डायरेक्शन के अलोंग लेंगे, यानी कि जो फोर्स काम कर रहा होगा वो इस डायरेक्शन के अलोंग काम कर रहा होगा। उसी तरह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब कि ये जो है इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा इसको देखना है। तो जाहिर सी बात है इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा, और जो ये फोर्स लग रहा होगा वो किस लाइन के अलोंग लग रहा होगा, इस लाइन के अलोंग लग रहा होगा r12 वेक्टर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर हमें डायरेक्शन लिखना है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखो कि जो फोर्स है ऑन 1 ड्यू टू 2 वो किस लाइन के अलोंग, वो अगर इस लाइन के अलोंग काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो किसके अलोंग काम कर रहा है, इसके अलोंग। जो इनके क्रॉस पोजीशन है यूनिट वेक्टर है वो कैसा काम कर रहा है, r21। इधर जो फोर्स काम कर रहा है वो क्या है, r12 कैप, ठीक है। तो जी इसका जो डायरेक्शन है वो किधर है, इधर की तरफ। अब अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए हम फार्मूला लिखना चाहें कि फोर्स इज इक्वल टू, सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करते तो gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर कर देते, लेकिन यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो f वेक्टर इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन मॉड ऑफ इनके बीच का जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, चाहे r12 ले लो या r21 ले लो। तो अब यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे इनके बीच में क्या लेंगे, जो फोर्स किसके अलोंग कर रहा है 1 और 2 में, मतलब 2 to 1 वाला लेंगे तो r21 वेक्टर, और साथ में यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे क्या ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर लेंगे। या सिंपली इसको लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो सीधे r स्क्वायर और यहाँ पे r वेक्टर 2 to 1, और यहाँ पे चाहो तो एक माइनस साइन भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स ऑपोजिट टू r21 कैप, मतलब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, मतलब जिसके अलोंग ये मतलब जो ये पोजीशन वेक्टर ये काम कर रहा है, इस पोजीशन वेक्टर यानी कि जो 2 की पोजीशन है वो इसके अलोंग है, लेकिन फोर्स जो है वो इधर की तरफ, क्योंकि m2 इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम दूसरा लिखें f2 वेक्टर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसको भी लिखेंगे -gm1 m2 अपॉन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर
और यहाँ पे भाई इनके बीच की डिस्टेंस तो वो हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आने हैं, डिस्टेंस तो वही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शन क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर हमें लगाना पड़ेगा इसको वेक्टर बनाने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे R12 वेक्टर। अब हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ का अगर हमें यूनिट वेक्टर मालूम है, R12 मालूम है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो सीधे अगर हम R वेक्टर लिखना होता, R वेक्टर 12 इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ R12 इंटू R12 का यूनिट वेक्टर, ये लिख सकते थे। तो यहाँ से हमें क्या लिखना है, सिर्फ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए हम इसको लिख सकते हैं R वेक्टर 12 अपॉन R वेक्टर 12 अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर ऑफ 12, ये भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा ये फार्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर 12 अपॉन मॉड ऑफ, यहाँ पे 21 है तो 21 लिखेंगे, 21 का मॉड, ठीक है। तो 21 का जो मॉड है वो भी क्या आ जाएगा, R, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा वेक्टर के फॉर्म में ये क्यूबिक लॉ है, इन्वर्स क्यूब लॉ के फॉर्म में दिख रहा है, बट ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम कंप्लीट वेक्टर ले रहे हैं, मतलब उसका डायरेक्शन सिर्फ नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, साथ में उसके मैग्नीट्यूड को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्यूब आ जा रहा है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो इन्वर्स क्यूबिक लॉ को फॉलो करता है, ये बिल्कुल गलत है, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ही फॉलो करता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो क्या जाएगा, माइनस GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R21, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चाहो तो इसको अगेन ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस GM1 M2 अपॉन R क्यूब इज इंटू R21 वेक्टर। यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे भी 1 2 कर लोगे आप, यहाँ पर भी 1 2, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें, वेक्टर फॉर्म आपको क्लियर होगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका जो है वेक्टर के फॉर्म में ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो फोर्स है दोनों के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, यहाँ पे मैं रफ करके यहीं बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखो कि यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज अ F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब कि ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। ध्यान से देखो, इक्वल एंड अपोजिट, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। देखो यहाँ दोनों का डायरेक्शन क्या है, फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम करता है, ठीक। अब इस पे आइए एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नोट करिए। देखिए क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 kg व्हेन देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि व्हेन देयर सेंटर्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, गिवन G इज इक्वल टू 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि आपको G की वैल्यू भी दे रखी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, यानी आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो गिवन, देखो सॉल्यूशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिजिक्स में करने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि सबसे पहला चीज़ क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो गिवन में आपको दिया है M1, मान लो कि मास M1 इज इक्वल टू कितना है 1 kg, दिस इज इक्वल टू M2, दोनों क्या है इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है। R, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इनको SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। G की वैल्यू आपको दे रखी है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो अगर हमें फोर्स चाहिए तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला हमको मालूम है, ठीक है। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू G की वैल्यू
6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट बाद में हम लिख लेंगे। किलो m1 m2 कितना है 1 kg, तो 1 इंटू 1 अपॉन ये क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, चूँकि फोर्स है तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या आएगी न्यूटन। तो यहाँ से मिल गया आपको F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 अपॉन इसको लिख सकते हो क्या 10⁻⁻1 दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 और ये क्या जाएगा अपॉन 10⁻²। -2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब लिख सकते हो F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 और ये जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव यानी कि +2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन, यानी कि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो कितना 6.67 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन काम कर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।